गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एंशियंट हिस्ट्री में आज हम लोग प्री हिस्ट्री में जो डिफरेंट एजेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, आज की क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ पैलियोलिथिक मेसोलिथिक एज को डिस्कस करेंगे। एक क्लास में हम लोग एक एक करके एजेस को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके होगा लेकिन कंप्लीट गाइडेंस होगा, राइट। इसको आप लोग याद भी कर सकते हो, एक साथ काफी सारा चीजें, काफी सारी इंफॉर्मेशन से क्या होता है ना कि आप लोगों के ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, गुड इवनिंग। यस, हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, चलिए चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग मेसोलिथिक एज को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट है? एनीवन? ओके, गुड। यस, तो मेसोलिथिक एज जिसको मिडिल स्टोन एज भी बोला जाता है। अब ये मेसोलिथिक एज, इसका मतलब देखो, मिडिल स्टोन एज, राइट। मेसो, ये जो टर्म मेसो आया है, ये इसका मतलब ही है मिडिल। एंड लिथिक, ये टर्म लिथोस से आया है जिसका मतलब होता है स्टोन। तो मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज। यहाँ पे जब भी कोई नाम होता है, नेम के अंदर ही ना उसका मतलब होता है, तो नेम को हमेशा केयरफुली देखना चाहिए। क्लियर? अब इसका पीरियड कितने टाइम तक था? अप्रोक्सीमेट 10,000 टू 6,000 BCE तक मेसोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड एक्सटेंडेड हुआ था। दो द डेट्स वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस इंडिया। बहुत सारी जगह पे इसके बारे में बहुत सारे मतलब जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, राइट। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, ठीक है। पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक फेज के सॉरी, पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड के बीच में जो पीरियड आता है उसी को हम लोग मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, राइट। और इसीलिए ये फेज एक ट्रांजिशनल फेज की तरह काम करता है, या फिर ट्रांजिशनल फेज भी आप लोग कह सकते हो। इस फेज में आते आते प्लैनेट का जो एनवायरनमेंट था काफी ज्यादा स्टेबल हो गया था, ठीक है, कंपैरिजन टू पैलियोलिथिक पीरियड। प्लैनेट वार्मर आफ्टर द लास्ट आइस एज। लास्ट आइस एज के बाद पैलियोलिथिक सॉरी मेसोलिथिक एज में आके क्लाइमेट वार्म हो गया था। और इस टाइम पे जो नॉर्मल पॉपुलेशन था वो थोड़ा सा उसका नंबर इंक्रीज हुआ था। लोग जो प्रिमिटिव पीपल पहले हंटिंग करते थे, इस पीरियड में भी आके लोग हंटिंग कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे। तो लोगों का हंटिंग एंड गैदरिंग कंटिन्यू हो रहा था। इस टाइम पे, उस टाइम पे मतलब पैलियोलिथिक पीरियड पे लोग सिर्फ फील्ड में घूमते थे, लैंड मास के ऊपर घूमते थे, जमीन में, फॉरेस्ट एरिया में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, राइट। लेकिन इस टाइम पे आके फिशिंग बिकेम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। मेसोलिथिक पीरियड में आके फिशिंग एक इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका था। यहाँ पे आप सब बता सकते हो कि वाई फिशिंग इस टाइम पे इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट क्यों बन चुका था मेसोलिथिक पीरियड में? इससे पहले क्या लोग फिशिंग के बारे में जानते नहीं थे, या मेसोलिथिक पीरियड में ऐसा क्या हुआ कि लोग फिशिंग करने लगे? See, इस time पे फिशिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका था, क्यों? फर्स्ट, क्लाइमेट बिकेम वार्मर। क्लाइमेट इस फेज में आके अभी अभी हम लोगों ने देखा कि वार्म हो चुका था, वार्मर हो चुका था आफ्टर लास्ट आइस एज। लास्ट आइस एज के बाद क्लाइमेट काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका था, वार्म हो चुका था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। और ग्लेशियर्स, लास्ट मतलब आइस एज में पूरा प्लैनेट आइस से कवर्ड हो गया था, राइट। लेकिन मेसोलिथिक एज में आके
जो ग्लेशियर्स था रिट्रीट हो रहा था, तो क्लाइमेट बिकम वार्मर, ग्लेशियर्स retreated, right? Then rivers, lakes and wetlands expanded. अब यहाँ से क्या हो रहा था, ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहा था, तो इसकी वजह से प्लैनेट में रिवर्स, लेक्स, वेटलैंड्स ये एक्सपैंड हो रहा था, ये एक्सपैंडेड हो रहा था। पहले आइस एज में आइस के थ्रू पूरा प्लैनेट कवर्ड था। जैसे जैसे ग्लेशियर्स रिट्रीट होते गया वैसे वैसे जो गड्ढे थे, जो चैनल्स थे, वहां पे ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर से रिवर्स, लेक्स, वेटलैंड्स का फॉर्मेशन होने लगा। और ये एरियाज जो वाटर बॉडीज है इनका एरियाज एक्सपैंडेड होने लगा, राइट। तो इससे वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा मोर मतलब वाटर बॉडीज उस टाइम पे प्रिमिटिव पीपल के लिए एक्सेसिबल होने लगा था, ठीक है। जो लेक्स थे, जो मानो कि कोई एक फॉरेस्ट एरिया में छोटा सा एक लेक का एक्सपेंशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, तो वहां पे उसके सराउंडिंग जो भी प्रिमिटिव पीपल रहते थे उनके लिए वो लेक्स का रिसोर्सेज एक्सेसिबल हो गया था, राइट। तो जिससे क्या हुआ कि लोगों ने फिशिंग करना शुरू किया और एक्वाटिक रिसोर्सेज को यूज करना शुरू किया। वार्मर, ग्लेशियर्स रिट्रीटेड, रिवर्स, लेक्स, वेटलैंड्स एक्सपैंड होने लगा था, जिसकी वजह से एक्वाटिक रिसोर्सेज का यूज करना या फिर एक्वाटिक रिसोर्स का एक्सेसिबिलिटी प्रिमिटिव पीपल को मिल जाना भी रीजन है जिसकी वजह से फिशिंग एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका था। इसके अलावा फिश बिकम अ रिलायबल फूड सोर्स, ठीक है। मतलब उस टाइम पे लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, अपने प्लेनेट के बारे में जान रहे थे, बड़े बड़े एनिमल्स को वो लोग शिकार करते थे, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स को वो लोग शिकार कर पाते थे, नहीं कर पाते थे। बहुत सारे मतलब जो प्लांट रिसोर्सेस है उनको वो लोग यूज करते थे। बहुत सारी जहरीले फ्रूट्स थे जिनको खा के वो लोग मर भी जाते थे। तो ये जो फेज था ये एक्सप्लोरेशन का फेज था। तो इन लोगों ने देखा कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज से इनको थोड़ा बहुत हानि पहुंच रही है, बट एक्वाटिक रिसोर्सेज से इनको बहुत ज्यादा हानि नहीं पहुंच रहा है। तो एक्वाटिक रिसोर्स रिलायबल फूड सोर्स बन गया प्रिमिटिव पीपल के लिए। aquatic resources become a reliable food sources. Yes, कि लोग भरोसा करने लगे कि एक्वाटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, ये हानिकारक नहीं होते हैं, तो इसीलिए भी लोग फिशिंग के ऊपर डिपेंड होने लगे। बहुत सारे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ, राइट। तो इससे क्या हुआ, जैसे माइक्रोलिथिक टूल्स का डेवलपमेंट हुआ था इस टाइम पे आके, तो लोगों ने माइक्रोलिथिक टूल्स को डेवलप किया और इससे हाँ मतलब इसका यूज ये लोग हार्पून्स बनाने के लिए, एरोज बनाने के लिए, फिशिंग इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज करने लगे। माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज कहाँ कहाँ पे होने लगा था, हार्पून्स बनाने के लिए, एरोज बनाने के लिए, डिफरेंट फिशिंग इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, एक्सेट्रा। क्लियर। तो इस तरीके से क्लाइमेट एनवायरनमेंट में काफी चेंजेस देखने को मिला, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स रिट्रीट होने लगे। और इसी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से रिवर्स, लेक्स, वेटलैंड्स का एक्सपेंशन हुआ, एक्वाटिक रिसोर्सेज के ऊपर लोगों का ट्रस्ट, डिपेंडेंसी एनहांस हुआ, राइट। माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज लोग करने लगे, माइक्रोलिथिक टूल से लोग इजीली हार्पून्स बनाते थे, एरोस बनाते थे, फिशिंग इक्विपमेंट्स बनाते थे और फिशिंग कर पाते थे। इसके अलावा वाटर साइड पे जहां पे भी वाटर बॉडीज होते हैं, मानो ये एक लेक है, तो इसके सराउंडिंग छोटे छोटे सेटलमेंट्स भी डेवलप होने लगे। स्मॉल
सेटलमेंट्स डेवलप होने लगे नियर वाटर बॉडीज, ओके, सराउंडिंग वाटर बॉडीज, और इसी के ऊपर लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो शुरू होने लगा था, ठीक है। और इसके अलावा जैसे इससे पहले तक लोग प्लांट बेस्ड जो भी प्रोडक्ट होते थे उनको कंज्यूम करते थे, एनिमल्स को कंज्यूम करते थे एज अ फूड, लेकिन फिश के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ने की वजह से फिश भी इनके फूड हैबिट्स में इंक्लूड होने की वजह से एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड भी देखने को मिला। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड। तो ये कुछ वजह है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फिशिंग बिकेम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट इन मेसोलिथिक एज। क्लियर है, सबको समझ आया ये कि क्लाइमेटिक चेंज, एक्वाटिक रिसोर्सेज के ऊपर रिलायबल होना, मैक्रोलिथिक टूल्स का यूज करना, वाटर बॉडीज के सराउंडिंग सेटलमेंट्स का डेवलपमेंट होना, फूड में डाइवर्सिफिकेशन का आना, जिसकी वजह से फिशिंग एक इम्पोर्टेंट वे ऑफ लाइफ बन चुका था टू द मेसोलिथिक पीपल। नाउ बिगिनिंग और एक्सपेंशन ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन इन सम रीजियंस। इसी पीरियड में आके लोगों ने एनिमल डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया। बिगिनिंग, कुछ एरिया में बिगिनिंग था, कुछ एरिया में एक्सपेंशन था। मतलब कुछ एरिया में पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक पीरियड से ही लोगों ने एनिमल डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया था। तो उन रीजियन पे मेसोलिथिक पीरियड में आके एनिमल डोमेस्टिकेशन का एक्सपेंशन हो रहा था, और कुछ रीजियन पे एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो रहा था, बिगिनिंग हुआ था। क्लियर? तो कुछ सम रीजियंस पे बिगिनिंग हो रहा था और कुछ रीजियन पे एक्सपेंशन हो रहा था, किसका? एनिमल डोमेस्टिकेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल डोमेस्टिकेशन का ज्यादातर क्वेश्चंस यही आते हैं कि एनिमल डोमेस्टिकेशन का बिगिनिंग कौन से पीरियड से शुरू हुआ था, तो वो है मेसोलिथिक पीरियड। सेमी सेडेंटरी सेटलमेंट्स डेवलप्ड इन सर्टेन एरियाज। सेमी सेडेंटरी सेटलमेंट्स, सेमी सेडेंटरी मतलब कि लोग, जैसे पैलियोलिथिक पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी विलेज सेटलमेंट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, राइट। लोग घूम घूम के, मतलब ज्यादातर लोग नोमैडिक थे, सेमी नोमैडिक थे, और एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे। लेकिन पीरियड में आके वाटर बॉडीज के चारों ओर जब लोगों ने अपना सेटलमेंट को ग्रो करना शुरू किया, डेवलप करना शुरू किया, तो इससे सेमी सेडेंटरी सेटलमेंट का भी इमरजेंस हुआ, सेमी सेडेंटरी सेटलमेंट शुरू हुआ। किसी को पता है सेमी सेडेंटरी सेटलमेंट किसे कहते हैं? एनीवन? यस, सेमी सेडेंटरी सेटलमेंट का मतलब होता है कि लोग जहाँ पे पार्शियली एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। दे स्टेड इन वन प्लेस फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड, देन मूव टू अनदर प्लेस व्हेन सीजनल रिसोर्सेज बिकम अवेलेबल देयर। देखो, जैसे मान लो कि एक वाटर बॉडी से उसके सराउंडिंग लोगों ने अपना सेटलमेंट शुरू किया। अब जब तक उस वाटर बॉडी में उनको एक्वाटिक रिसोर्सेज की, मतलब उनको एक्वाटिक रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तब तक लोग वहां पे सेटल्ड होंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वहां पे सारे एक्वाटिक रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, उस जगह से मूव करके दूसरे जगह पे अपने सेटलमेंट को डेवलप करेंगे। सो सेमी सेडेंटरी सेटलमेंट्स किसे बोलते हैं? पीपल सेटल्ड इन अ particular place for a considerable period and then move to another place when seasonal resources become unavailable there। जब वहां पे सीजनल रिसोर्सेस और
नॉर्मल रिसोर्सेस अनअवेलेबल होगा तब जाके वहां से मूव करके दूसरे जगह पे चले जाएंगे और वहां पे जाके नया सेटलमेंट को डेवलप करेंगे। तो इसी को सेमी सेडेंटरी सेटलमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिफरेंट एजेस का डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स से, हर एक फीचर से क्वेश्चंस बनते हैं कि पूछा इजीली जा ही सकता है कि बताओ कौन सा पीरियड था जहां पे फिशिंग इंपॉर्टेंट बन चुका था, कौन सा पीरियड में एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था, कौन से पीरियड में सेमी सेडेंटरी सेटलमेंट्स देखने को मिला था। तो इसीलिए हर फेज का कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को अच्छे से जानना और समझना पड़ेगा। क्लियर? बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि है माइक्रोलिथ। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि मेसोलिथिक पीरियड में एक माइक्रोलिथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। माइक्रोलिथ एक इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता है। तो ये माइक्रोलिथ क्या है? व्हाट इज माइक्रोलिथ? वेरी स्मॉल स्टोन टूल्स जनरली मेड यूजिंग ब्लेड्स, फ्लेक्स, जियोमेट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, जो छोटे छोटे स्मॉल टूल्स का यूज किया जाता था मेसोलिथिक पीरियड में, उसी टूल्स को हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथ्स इज सिंपल स्मॉल स्टोन टूल्स। ठीक है, जहां पे हम लोग ब्लेड्स, फ्लेक्स, जियोमेट्रिक फॉर्म्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो इमेज है, इस इमेज में ये सबको विजिबल है ना? यस, ये देखो। Microliths are very small stone tools generally less than 5 centimeter in length. 5 सेंटीमीटर से भी छोटे टूल्स होते थे, छोटे स्टोन टूल्स होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। They were made on flakes or blades using the technique of chipping and retouching. चिपिंग और रीटचिंग के थ्रू फ्लेक्स और ब्लेड को बनाया जाता था। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को देखना पड़ेगा। Microliths were hafted on wood, bone or another shafts to form composite tools. जैसे कि मानो ये एक टूल्स है, इसका जो ये हैंडल है ये वुड से बना है, वुडन हैंडल है, और इसके अंदर ऐसा करके एक स्टोन को अटैच कर दिया गया है और इस तरीके से एक नया टूल को बनाया गया है। तो मेसोलिथिक पीरियड में स्मॉल स्टोन टूल्स को डिफरेंट वुड, बोन और डिफरेंट मटेरियल से बने शाफ्ट के साथ अटैच कर दिया जाता था और इस तरीके से कॉम्पोजिट टूल्स बनते थे। जैसे स्टोन के साथ वुड का जो एक नया वेपन और नया टूल्स बनाया जाएगा, तो इस स्टोन वेपन का स्टोन वुड का जो नया टूल बनेगा उसको बोला जाएगा कॉम्पोजिट टूल्स। कॉम्पोजिट टूल्स का मतलब होता है जहां पे दो टाइप के एलिमेंट का यूज हुआ है, दो टाइप के मटेरियल का यूज करके कोई एक टूल को बनाया गया है। राइट? तो माइक्रोलिथ क्या है? माइक्रोलिथ 5 सेंटीमीटर से छोटे स्टोन टूल्स हैं, छोटे छोटे। इससे इसको चिपिंग और रीटचिंग के थ्रू फ्लेक्स और ब्लेड्स बनाए जाते थे। माइक्रोलिथ को मतलब कॉम्पोजिट टूल्स, माइक्रोलिथ से कॉम्पोजिट टूल्स बनाए जाते थे। यस, देन दीज टूल्स आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। और मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ का यूसेज बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब हम लोग इसके इमेजेस देखेंगे। ये देखो ट्रायंगल शेप में, लूनेट शेप में। ठीक है, ये है ट्रापीज, पॉइंट, बैकेट ब्लेड। तो ये इस तरीके से जो टूल्स बनते थे इनको माइक्रोलिथ बोला जाता है और इनका साइज 0 से लेके 6 सेंटीमीटर के अंदर, 5 सेंटीमीटर के अंदर होते थे। अब देखो कैसे ये माइक्रो मतलब कॉम्पोजिट टूल्स कैसे बनाए जाते थे। जैसे यहाँ पे ये एक टूल है, ये एक स्टोन पार्ट है और ये एक वुडन पार्ट है। दोनों को एक साथ अटैच कर दिया गया और इस तरीके से माइक्रोलिथ वेर हाफ्टेड ऑन वुड, बोन और एनदर एंटलर यूजिंग स्न्यू, रॉ हाइड एंड प्लांट फाइबर। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के साथ इनको अटैच कर दिया जाता था
और इस तरीके से माइक्रोलिथ का यूज किया जाता था, क्योंकि इतने छोटे स्टोन को इसके साथ कोई कैसे ही यूज करेगा। ये ट्रायंगल है या फिर ये लूनेट है, इस यूज कैसे होगा अगर इसको दूसरे किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं किया जाएगा, क्योंकि 4 से 6 सेंटीमीटर के बीच में बना ये जो टूल है, इसको तो आप पकड़ भी नहीं पाओगे अच्छे से, तो इससे क्या ही यूज करोगे। तो इसीलिए इसको बोन्स के साथ या फिर ऊट के साथ अटैच कर दिया जाता था, और फिर उसके बाद इसका यूज किया जाता था। क्लियर। हाउ माइक्रोलिथ वेर मेड, किस तरीके से माइक्रोलिथ को बनाया, जैसे मानो कि ये कोर फ्लेक्स, एक कोर और फ्लेक को सिलेक्ट किया गया, राइट। फ्लेक और ब्लेड रिमूव बाय स्ट्राइकिंग, और फिर स्ट्राइकिंग के थ्रू एक पोर्शन को, एक फ्लेक और ब्लेड को रिमूव कर दिया गया। एजेस रीटच केयरफुली, और इसका जो एजेस है इसको रीटच किया गया, ये जो देखो इसका जो एजेस है ये वाला पोर्शन, एंड देन ये माइक्रोलिथ को रेडी कर दिया गया। क्लियर है कि पहले ये लोग कोर और फ्लेक्स को बनाते थे, ठीक है, और वहां से छोटे छोटे पार्ट्स में माइक्रोलिथ को बनाने लगे। आई होप कि ये आप सबको समझ आया। यहाँ पे देखो कुछ और माइक्रोलिथ के एग्जांपल्स है, जैसे एरो। एरो के बीच में देखो कितने छोटे छोटे माइक्रोलिथ टूल्स को यूज किया गया है। ये देखो सिकल है, इसके अंदर भी ये सारे माइक्रोलिथ से रिलेटेड बने छोटे छोटे स्मॉल स्टोन टूल्स को अटैच करके बनाया गया है। देन ये स्पीयर है, ये देखो ये छोटा सा माइक्रोलिथ का एंगल शेप, ट्रायंगल शेप का जो ये टूल है, इसको अटैच कर दिया गया है वुडन वुड के साथ, राइट। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इट शो हाई लेवल ऑफ स्किल एंड नॉलेज। इससे हमें ये समझ में आता है कि उस टाइम पे जो भी लोग रहते थे, प्रिमिटिव पीपल होते थे, उनका वो लोग कितना ज्यादा स्किल्ड थे, कितना ज्यादा नॉलेज था वेपन के बारे में, टूल्स के बारे में, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज था। इट इंडिकेट एडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। अब देखो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स है, इसका यूज भी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स को हंटिंग करने के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लोग बहुत ज्यादा फिशिंग करने लगे थे, तो ये वाले जो टूल्स है इनका यूज बहुत ज्यादा फिशिंग में भी यूज होने लगा था, ठीक है। और अलग एनवायरनमेंट पे जो भी एनिमल्स अवेलेबल थे, जो भी प्लांट रिसोर्सेस अवेलेबल थे, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग एनवायरनमेंट पे अलग अलग यूज करने के लिए माइक्रोलिथ को बनाया गया था। डाइवर्स एनवायरनमेंट को यूज करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए इनका यूज होता था। इट हेल्प इन एफिशिएंट हंटिंग एंड गैदरिंग। पहले लोग बड़े बड़े जानवर को बड़े बड़े वेपन के साथ, बड़े बड़े टूल्स के साथ शिकार करते थे, राइट। लेकिन फिर मेसोलिथिक पीरियड में आके लोगों ने अपने हंटिंग करने का जो टेक्निक है इसको डेवलप किया, गैदरिंग करने का जो मेथड है, टेक्निक है, इसको डेवलप किया, और एफिशिएंट हंटिंग गैदरिंग करने लगे, तो इसके लिए भी मैक्रोलिथ का यूज होने लगा। एविडेंस ऑफ कॉम्पोजिट टूल टेक्नोलॉजी, अभी मैंने बताया कॉम्पोजिट टूल टेक्नोलॉजी क्या है, मैक्रोलिथ का जो यूज था वही कॉम्पोजिट टूल टेक्नोलॉजी है, तो ये भी हमें मैक्रोलिथ का एविडेंस देता है। इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग मेसोलिथिक कल्चर एंड इकोनॉमी, और यहाँ से हमें मेसोलिथिक पीरियड के कल्चर, मेसोलिथिक पीरियड की इकोनॉमी के बारे में समझ में आता है। कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स है इंडिया में जहाँ से माइक्रोलिथ का बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे बेगौर इन राजस्थान, लंगनाच गुजरात, भीमबेटका मध्य प्रदेश, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश, महादाहा उत्तर प्रदेश, दमदमा उत्तर प्रदेश, चुपानी मांदो उत्तर प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। चुपानी मांदो इसको ध्यान में देना क्योंकि एक बार ये यूपीएससी के पीवाईक्यूज में, प्रीलिम्स में आ चुका है, ठीक है। अब इसके कुछ मेन फीचर्स भी हम लोग देख लेंगे कि इसका जो साइज है 5 सेंटीमीटर से स्मॉल है, ये फ्लेक्स और ब्लेड से बनते हैं, रीटच के थ्रू बनाए जाते हैं, हाफ्टेड किए जाते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में हमें इंडिकेशंस देते हैं। सो दिस इज इट फॉर माइक्रोलिथ। आप सबको समझ आया होगा। यस। Hafted it onto wood, board and okay.
अब कॉमन फॉर्म्स क्या हुआ करते थे माइक्रोलिथ का? अभी अभी हम लोगों ने देखा, ट्रायंगल, लूनेट, ट्रिप्सर, पॉइंट्स, बेक ब्लेड्स, राइट। इंपॉर्टेंट क्यों है? टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में बताता है, एफिशिएंट हंटिंग के लिए था, एफिशिएंट टूल हुआ करता था हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए, कॉम्पोजिट टूल्स बोला जाता है, चेंजिंग सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज के बारे में बताता है, राइट। अब मेसोलिथिक पीरियड से रिलेटेड मेसोलिथिक इकोनॉमी के बारे में जानना होगा कि इस टाइम पे लोग कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी फॉलो करते थे। क्या था? तो सबसे पहले फूड इकोनॉमी कैसा था? लोग उस टाइम पे हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, गैदरिंग करते थे और वाइल्ड प्लांट्स रिलेटेड मटेरियल्स को कलेक्ट करते थे और एनिमल डोमेस्टिकेशन भी किया जाता था। क्लियर? तो ये था फूड इकोनॉमी। सोशल लाइफ लोगों का कैसा था उस टाइम पे? लोग क्या से कैसे सोशली रहते थे? स्मॉल कम्युनिटीज में लोग रहने लगे। पैलियोलिथिक एज में लोग पहले अकेले रहते थे, फिर लोगों ने सोचा कि अकेले नहीं रहना है, हमें एक साथ रहना है। तो उस टाइम पे इकट्ठे बहुत सारे लोग तो होंगे नहीं, तो इसीलिए स्मॉल स्मॉल कम्युनिटी में लोगों ने रहना शुरू किया। ग्रेटर डिग्री ऑफ सीजनल सेटलमेंट, लोग सीजन के हिसाब से सेटलमेंट करने लगे। जैसे पहाड़ों में लोग कब जाते थे? गर्मियों के मौसम में, समर में जाते थे, जब यहाँ पे ठंडियां कम हो जाती थी। और जब यहाँ पे विंटर आना शुरू होता था तो लोग क्या करते थे? विंटर में पहाड़ी से या फिर ऊंचाई वाली जगह से नीचे उतर के प्लेन एरिया में सेटल होने लगते थे। तो इसीलिए मेसोलिथिक एज में सीजनल सेटलमेंट देखने का बहुत सारा एविडेंसेस मिला है। ब्यूरियल्स प्रोवाइड एविडेंस अबाउट सोशल प्रैक्टिसेस, काफी सारे सोशल प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस किए जाते थे, उनमें से ब्यूरियल एक है। क्लियर? अब इस टाइम पे लोगों ने रॉक आर्ट करना शुरू किया था, रॉक और केव आर्ट। इस टाइम पे ह्यूमन ब्रेन थोड़ा सा डेवलप हो चुका था, अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ह्यूमन ब्रेन काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका था। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन रॉक आर्ट के थ्रू, केव आर्ट के थ्रू, उस टाइम पे लोग बोल नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, बट अपने मेंटल एक्सप्रेशन को, जो भी उन्होंने देखा समझा, उसको लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए आर्टिस्टिक वर्क करना शुरू किया। लोगों ने रॉक पे, केव पे, रॉक शेल्टर पे क्या करने लगे? डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म बनाने लगे। उनको जैसा समझ आया, पत्थर लेके बस थोड़ा बहुत डिफरेंट इमेज बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, एग्जैक्ट आज के डेट पे लोग जो आर्टिस्ट इमेज बनाते एग्जैक्ट वही नहीं था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। मतलब उस टाइम पे प्रॉपर मैंने आर्ट एंड कल्चर में रॉक आर्ट क्या है, केव आर्ट क्या है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है रॉक एंड आर्ट कल्चर से रिलेटेड, रॉक पेंटिंग क्या है नहीं है, तो यूट्यूब में आर्ट एंड आर्किटेक्चर करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में रॉक आर्ट, प्रिमिटिव हिस्ट्री का रॉक आर्ट करके एक वीडियो होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो वहां से समझ में आ जाएगा कि रॉक एंड केव आर्ट कैसा हुआ करता था, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब इम्पोर्टेंट साइट क्या है? भीमबेटका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में हमें मेसोलिथिक पीरियड से रिलेटेड काफी सारे एविडेंसेस मिले हैं और इसीलिए ये एरिया एक इम्पोर्टेंट साइट बन चुका है। अब ये जो जगह, मतलब इस टाइम पे मेसोलिथिक पीरियड में रॉक आर्ट में लोग क्या क्या बनाते थे? रॉक शेल्टर के अंदर बनाते थे, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स बनाते थे, हंटिंग सीन, मतलब हंटिंग सीन के बारे में बनाते थे, डिफरेंट एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स के बारे में बनाते थे, और यही रॉक आर्ट को देख के लॉन्ग टर्म ह्यूमन ऑक्यूपेशन के बारे में पता चलता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। इंडिया में कौन से जगह से मेसोलिथिक पीरियड से रिलेटेड एविडेंसेस मिले हैं, वो देखना है। राजस्थान के बगौर एरिया में मेसोलिथिक सेटलमेंट से रिलेटेड एविडेंसेस मिले हैं। एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में भी पता चला है।
लंगनाच गुजरात, जहां जो कि एक मेसोलिथिक साइट है, ह्यूमन ब्यूरियल्स, माइक्रोलिथ का एविडेंस मिला है। सी क्या क्या मिला है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये साइट सिचुएटेड है और वहां से कौन से सेगमेंट से रिलेटेड एविडेंसेस मिले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप लोग ये भी देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के भीमपेट का एक इम्पोर्टेंट साइट है। इनफैक्ट ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है और ये बहुत फेमस है रॉक पेंटिंग के लिए। यहाँ पे प्रिमिटिव पीपल के बहुत सारे रॉक पेंटिंग मौजूद है। सराय नहर राय जो कि यूपी में सिचुएटेड है, जहां से मेसोलिथिक ब्यूरियल्स के बारे में पता चलता है। महादाह से ह्यूमन ब्यूरियल्स के बारे में पता चलता है। दमदमा जो कि यूपी में सिचुएटेड है, यहाँ से भी मेसोलिथिक सेटलमेंट्स ब्यूरियल्स के बारे में पता चलता है। ब्यूरियल्स सोशल सिस्टम का, सोशल प्रैक्टिसेस का एक एग्जाम्पल है। चोपानी मांडू जो कि यूपी में सिचुएटेड है और यहाँ से अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग ट्रांजिशन के बारे में पता चलता है। देन आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और यहाँ से भी हमें मेसोलिथिक एविडेंसेस मिलते हैं। क्लियर? तो ये देखो मेसोलिथिक साइट्स, यहाँ पे सारे साइट्स हैं और यहाँ पे पूरे इंडिया के मैप है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है। तो यहाँ से भी आप लोग गेस कर सकते हो कि कौन सा साइट कहाँ पे सिचुएटेड है, राइट? So that's all for today. तो आज के क्लास में हम लोगों ने मेसोलिथिक एज को कंप्लीट कर लिया है। किसी को कोई डाउट है? एनीवन? तो मेसोलिथिक पीरियड में हम लोगों ने काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर किया। माइक्रोलिथ किसे कहते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, क्या नाम है, किस तरीके से बनाए जाते थे, कॉमन फॉर्म्स क्या है, डिटेल्स में देखा है। इससे ज्यादा एज के बारे में डिटेल्स में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा सब कुछ डिटेल में बताया है। इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। क्लियर? तो इन सारे एरियाज में और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बता दिया है मोर देन एनफ है। बस इसी को आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। क्लियर? ओके, चलो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।